आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस थाना वैर के पुलिसकर्मियों के बने सरकारी क्वार्टर इन दिनों जर्जर हालत में है, जहां बुधवार को सीआई हरलाल मीणा के सरकारी क्वार्टर की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे सीआई मीणा बाल बाल बच गए। बुधवार को थाना प्रभारी हरलाल मीणा रोजाना की तरह साय ऑफिस के काम निपटा कर अपने क्वार्टर पहुंचे, जहां अपनी शर्ट को उतारकर खूंटी पर टांग ही रहे थे कि इतने में सरकारी क्वार्टर की छत पर लगा प्लास्टर अचानक नीचे आ गिरा, जिससे थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। प्लास्टर गिरने की आवाज सुनकर अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। गौरतलब है कि पुलिस थाना वैर भवन सहित सरकारी क्वार्टर जर्जर हालत में है, जिनमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इन क्वार्टरों तथा कार्यालय भवन के निर्माण के बाद लंबे समय से कोई मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी करने से लेकर आराम करने तक का हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। इन दिनों जहां कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में फैलता जा रहा है, वहीं अब यह महामारी शहरों से गांव की ओर बढ़ने लगी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस महामारी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर बलदेव ब्लॉक के कई गाँव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया, जहां पर आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्तियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया गया और इस महामारी से बचाव के तरीके बताए गए, जिससे कि गांव की ओर बढ़ रही इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके और लोग इससे बच सके, जिसको लेकर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया। अब तक हमारे यहाँ पे 4 हॉटस्पॉट एरिया बन चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में 2 हॉटस्पॉट एरिया चल रहे हैं, अलीपुर और अवेनी। अलीपुर का मरीज है जो पॉजिटिव पाया गया था, वो डिस्चार्ज हो गया है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वर्तमान में अपने गृह निवास पे वो पहुंच चुके हैं और उनका बच्चा जो पॉजिटिव है उनका अभी आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। वर्तमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेशानुसार हम गांव-गांव जाकर हमारी आरबीएसपी की टीम कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक कर रही है। सभी को बताया जा रहा है कि दिन में कम से कम 7 बार 8 बार अपने हाथों को धोएं 2 सेकंड तक लगातार, और उसके पश्चात घर से अगर अति आवश्यक हो तो आप बाहर निकलें, नहीं तो आप बाहर ना निकलें। गमछे का, कपड़े का, रुमाल, मास्क इत्यादि का जरूर आप इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी बचाव होता है। और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से आप दूर रहें, क्योंकि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती, इसलिए उस एरिया में जाना उचित नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करें, यही संदेश गाँवों में हमारी टीमें जाकर जागरूक कर रही है जनता को, जिससे कि उनको कोरोना के संबंध में उपाय बताए जाए और उनका सुरक्षित हो रहे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अलीम ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर जिस तरीके की कायराना हरकत कर रहा है, यह नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चीन के विरुद्ध सख्त तेवर इख्तियार करे और जल्द बड़ा एक्शन ले। शहीदों का बदला सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए और इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन को नस्तो नाबूद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार चीन हमारे ऊपर कायराना हरकत करते हुए सीमा पर तैनात सिपाहियों पर हमले कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच का सीना जिन साहब का है वो आजकल दिख नहीं रहे। जिनका 10 सर लाने का वादा था वो अपना वादा निभाएं। देखिए, बॉर्डर पे लगातार चाइना जो हरकत कर रहा है आपके सामने है। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, जाने जा रही है लगातार, और भारत की तरफ से कोई ख़ास जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, चाइना डायरेक्ट हमारी ज़मीन घेरने का काम कर रहा है, नेपाल अलग से धमकियां दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच हो रही हैं। वो गुस्सा है हम लोगों में कि अभी हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके लिए हमने चाइना का पुतला फूका। और मैं एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो ये हम जो देख रहे हैं, ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो जो सरकार जिसका दावा था कि हम 10 सर लेके आएंगे, वो सरकार आज पीठ दिखाने का काम कर रही है उन जवानों के लिए जो बॉर्डर पे पीठ जाने दे रहे हैं। सरकार का वादा ये था कि हम 10 सर लेके आएंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत से कहना चाहता हूँ
56 इंच वाले साहब से कहना चाहता हूँ कि साहब 10 सर लेके आइए। और ये जो ज़मीन घेराघारी चल रही है, ये जो नेपाल जैसा छोटा देश आज तुम्हें आंखें दिखाने का काम कर रहा है, रोकिए साहब, रोकिए। आप बहुत एक ताकतवर देश हैं, दुनिया जानती है। अगर आप ऐसे छोटे देशों को भी अगर जवाब नहीं देंगे, अगर आप चाइना को इतनी आज़ादी देंगे कि वो हमारी ज़मीन घेर ले, तो फिर साहब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने चाइना का पुतला फूका है, चाइना के पीएम का पुतला फूका है, कल उन साहब का भी पुतला फूकेंगे जिनका दावा था कि हम 10 सर लेके आएंगे। और मैं कहूँगा, मैं भारतीय उन माँओं को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेज रही हैं कि जाओ देश के लिए जान दो। और मैं आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए जान दी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मुल्क के बादशाह आंखें खोलकर ये देखें, एक माँ के आंसुओं को समझें, एक माँ के दर्द को समझें। एक माँ ने तो अपने देश के लिए अपने जवान बच्चे को बॉर्डर पे भेज दिया लड़ने के लिए, लेकिन हुकूमत पीठ दिखा रही है। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी ज़मीन घेरी जा रही है, हुकूमत खामोश है। बहुत ताकतवर ये तमाम चैनल्स दिखाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि तमाम चैनल्स, रात को रोज़ डिबेट में देखता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, तमाम उनके कसीदे पढ़ते नज़र आते हैं स्टूडियो में बैठकर। मुल्क से वफा करिए। स्टूडियो में बैठे एंकर, तमाम स्टूडियो में बैठे एंकर सुन लें कि मुल्क से वफा करिए, मुल्क के बादशाह से सवाल करिए कि हमारी ज़मीन घेरी जा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हुकूमत से सवाल करिए, बादशाह से सवाल करिए। और अगर इस तरीके से पीठ दिखाई जाएंगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मुल्क के बादशाह के हम पुतले फूकेंगे, ज़रूरत पड़ी उन्हें चूड़ियाँ भेजेंगे। साहब, आप देश नहीं संभाल सकते फिर घर बैठ जाइए। अगर आप देश नहीं संभाल सकते तो आप अपने घर बैठिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे जाने नहीं जाने दी जाएंगे। प्रदर्शन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारे कल, जैसा कि हमें खबर आई है कि 20 जवान हमारे शहीद कर दिए गए। और सबसे पहले सल्यूट देना चाहूँगा कि आर आर्मी डिजर्व टू बी सल्यूटेड दैट दे हैव गिवन देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री। एंड आई वुड लाइक टू सल्यूट द फादर ऑफ कर्नल that he is saying that he is proud of his son to be martyred. So I would like to salute first of all the martyr. Secondly, that I would like to request the government of India that they should come forward and they should take action. And I have a question: why they are waiting and for whom they are waiting? India, I feel that Indian Army is one of the strongest armies of the world. And we can do whatever whole world deserve to do. Then why should we not come out forward? Why should we not give them that answer of these martyrs? The life of every Indian army soldier matters a lot. So I think we should take action. इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इसीलिए हम लोगों ने मिलकर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस प्रोटेस्ट को किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त है कि उनको अब जो है वेकअप होना चाहिए और उनको एक जैसे स्ट्राइक करके उन्होंने पहले बहुत सारी कंट्रीज़ को जवाब दिया है, यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको जवाब देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव। चीन की कायराना हरकत से पुलिस आपदा प्रबंधन यूनिट व विशेष पुलिस अफसर के पदाधिकारियों में उबाल है। उन्होंने चीन के सैनिकों द्वारा धोखे से किए गए हमले में देश के शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चाइना के सामान का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया। पुलिस अधिकारियों ने मांग की है कि चाइना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसी को लेकर पुलिस आपदा प्रबंधन यूनिट मां सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। ये चीन ने जो हमारे भारत देश के ऊपर रात के अंधेरे में जो हमला किया हमारे देश के जवानों के ऊपर और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग पूरे पुलिस आपदा प्रबंधन यूनिट और विशेष पुलिस अधिकारी के सभी सदस्यगण उनको श्रद्धांजलि देते हैं और बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। ये जो चाइना जो एक धोखेबाज गद्दार देश है जिसका आगे भारत ने विश्वास किया करना नहीं चाहिए था, इसने रात में कायरतापूर्ण बर्बर कार्रवाई जो हमारे सैनिकों के खिलाफ धोखे से पीठ पीछे हमला किया है
उसका भी हमारे वीर जवानों ने बहुत साहसीपूर्ण तरीके से उसको डबल नुकसान पहुंचाते हुए उसे बता दिया कि भारतीय सेना है क्या। उस गद्दार चीन को ये औकात अपनी समझ में आ गई कि ये तो धोखे से वार किया था बरबर अंधेरे में, अगर आमना सामना होगा तो भारतीय सेना उसका क्या करेगी। उसी उपलक्ष्य में जो उसने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है कार्य देश ने, और मैं भारतीय लोगों से अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इसके सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। क्या नाम है? देश का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और उन वीर शहीदों को जिन्होंने रात में जब लोहा लेते हुए अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए, उनको हमने सत नमन और वंदन, और हमने कैंडल मार्च निकाल के उन प्रभु से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा में घर वालों को शांति प्रदान करे और वो जहाँ भी हों प्रभु की शरण में रहें। महानगर के गांधी पार्क थाना क्षेत्र की नव विकसित यादव कॉलोनी में बुधवार देर रात एक 10-11 वर्षीय किशोरी की सिर में बजनी वस्तु के प्रहार से हत्या कर दी गई। खबर पर जब पुलिस पहुंची तो किशोरी सिसक रही थी। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने के पीछे की यादव कॉलोनी में अभी मकान बन रहे हैं। इसी कॉलोनी की एक गली में खाली प्लॉट के सामने रात करीब 9 बजे जब एक दूधिया दूध देकर लौट रहा था तो उसने एक 10-11 वर्षीय किशोरी खून से लथपथ पड़ी देखी। उसने मोहल्ले के लोगों को सूचना दी और खबर पर पुलिस पहुंच गई। सीओ द्वितीय पंकज श्रीवास्तव के अनुसार मेडिकल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। उसके सिर में किसी बजनी वस्तु से चोट पहुंची है। मौके पर काफी खून पड़ा है और मांस के टुकड़े भी पड़े हैं। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई। ये ऐसा है कि यहाँ से एक दूधिया निकला था, उसने चौराहे पे जाके बताया कि एक लड़की मरी हुई पड़ी है वहाँ। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया है इंस्पेक्टर साहब के लिए। वो 2 मिनट के अंदर यहाँ आ गए और तुरंत उस लड़की में सांस थी तो लेके तुरंत चले गए। लगभग कितनी उम्र होगी उसकी? 10-11 साल, लगभग 9-10 होगी, हो सकती है। किस हालत में पड़ी हुई थी यहाँ? तो चोट थी उसके सर में, पूरा सर चोटों से हाल पूरी सर की। मौत का क्या कारण हो सकता है? किस तरीके से उसकी मौत हुई होगी? ये नहीं पता। अच्छा ये बताइए, मैं कुछ नहीं कह सकता। स्थिति क्या थी उस बच्ची की? सर फूटा हुआ है उसका। आज थाना गांधी पार्क अंतर्गत लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस के पास ये सूचना आई कि एक बच्ची इसके सर में चोट है, घायलावस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज हेतु JN मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इसके तत्काल बाद डाक स्क्वाड टीम, FSL टीम और मैं स्वयं और उच्चाधिकारी सब मौके पे आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मामले की जांच की जा रही है। आगे जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा सर, प्रथम दृष्टया रेप किया गया क्या बच्ची के साथ? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अंतिम रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि इसमें क्या घटना हुई है। नदबई के सरकारी अस्पताल में एक शराबी युवक ने शराब के नशे में महिला रेडियो कर्मी से जमकर मारपीट कर दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और एक्स-रे रूम में रखे कागजों और रजिस्टर को भी फाड़ दिया। शोर शराबा सुनकर अन्य चिकित्साकर्मी वहां पहुंचे और महिला चिकित्साकर्मी को शराबी युवक से छुड़वाया, जिसके चलते एक बार तो मरीजों में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए चिकित्सा कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं डॉक्टरों के समझाने के बाद चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ देर बाद काम शुरू किया। नदबई CSC इंचार्ज डॉक्टर पवन गुप्ता ने शराबी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शराबी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। रूम में बैठ के एक्सरे कर रही थी, मरीज आ रहे थे लगातार, मैं एक्सरे कर रही थी आराम से। एक पेशेंट गया ही था, जैसे ही मैं दूसरा आया तो उसकी पर्ची ली मैंने। वो बाबा बोला ऐसे ऐसे इसके लगी हुई है और इसका ऐसे ऐसे एक्सरे है। मैंने उसकी पर्ची हाथ में ली, अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद जैसे ही मैंने उसकी पर्ची हाथ में ली, उसकी पर्ची में कोई एक्सरे नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि इसके कोई एक्सरे नहीं लिखा है। तो वो बोला कि इसमें एक्सरे नहीं है, इसके तो लग गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने दिखा लिया आपने, इसमें दवाई लिखी हुई थी। मैंने कहा ज़रूरत नहीं होगी इसलिए नहीं लिखा होगा। तो इतने में उसको मरीज़ को जाने क्या पता नहीं क्या हुआ, भगवान मालिक है, वैसे ही उसने अपनी खुद की पर्ची फाड़ दी और मेरा रजिस्टर फाड़ दिया और मुझसे हाथापाई करने के लग गया। इतने में मरीज़ आ गए आसपास और पूरा स्टाफ आ गया, उन्होंने बचाया। 18 जून को सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत मिली छूट के चलते लोग
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के प्रति पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जबकि जिले में कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अब लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत गुरुवार को डीग में ब्लॉक स्तरीय कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे सिंह पोल गेट से एसडीएम सुमन देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अधिकारी, कर्मचारी, लुपिन के कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना की महिलाएं, स्कूली छात्र हाथों में कोरोना के प्रति जागरूकता के नारे लिखे हुए बैनर व तख्तियां लेकर चल रहे थे। यह रैली राजमहलों के सिंह पोल गेट से पुरानी अनाज मंडी, लक्ष्मण मंदिर सहित शहर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में होकर निकाली गई। रैली में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियों पर लिखे स्लोगनों के माध्यम से घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने, भीड़ में जाने से बचने, बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, तन से तन के बीच की 2 मीटर की दूरी रखने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। संक्रमण को देखते हुए आमजन में इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए आज और डीग प्रशासन के द्वारा डीग उपखंड मुख्यालय पर एक कर्मचारियों की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी लोगों ने मास्क लगा के रखे हुए हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ। इस रैली के जरिए आमजन में एक संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है उनका पालन करें, ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही सभी पंचायत मुख्यालयों पर भी आज इससे संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है, ताकि लोग इसके संबंध में जागरूक हों और कोरोना महामारी के संक्रमण के संबंध में अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने समाज का बचाव करें। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही आग्रह है। कांग्रेसी नेता आगा यूनिस के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका तथा चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग की है कि इनका बदला बड़े रूप में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक समेत समस्त विकल्पों के साथ लिया जाए। लगभग 1.5 माह से चीनी सैनिकों की हमारे सीमा के अंदर घुसने की खबर कई तरफ से आई है। हमारे देश की सीमा में इन चीनी सैनिकों का हमारी भूमि पर कब्जा किया जाना सरकार की नाकामी को दिखाता है। करीब 45 साल बाद पहली बार देश की सेना के लोग की शहादत चीनी सैनिकों के हमले में हुई। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने चीन हमारी कितनी जमीन में घुस बैठा है और हमारे इन जवानों की शहादत के बारे में बताना चाहिए। हम सभी सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को देश के सामने चीन हमारी कितनी जमीन में घुस बैठा है और हमारे इन जवानों की शहादत के बारे में बताना चाहिए। सभी सरकार के साथ भी खड़े हैं। देखिए, जिस तरह से चीन के लोगों ने, चीन के सैनिकों ने और शी जिनपिंग ने जिस तरह से हमारे भारत देश के साथ धोखा दिया है, हमारे भारत के देश के 20 जवानों की शहादत हुई है। सबसे पहले मैं अपने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे देश के साथ धोखा हुआ है, चीनियों ने धोखा दिया है। हम चीन के साथ बहिष्कार करने के लिए हमने पुतला दहन किया है और हमने अपनी सरकार के सामने हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार, आप इस मसले पर आगे आओ, देश आपके साथ है, आप क्यों नहीं आगे स्टेप ले रहे हो? आखिर 1.5 महीने से ये क्या चल रहा है बॉर्डर के ऊपर? लद्दाख में ये गलवान घाटी तक ये कैसे पहुंचे? आखिर गलवान घाटी में इन्होंने हमारी जवानों की शहादत कैसे हुई? देश का खून खौल रहा है, देश के खून के अंदर उबाल है और देश ये चाहता है कि इसका बदला, शहादत का बदला देश मांग रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि अब बहुत हो चुका। ऐसे ही पुलवामा में हुआ, जब 42 जवान हमारे शहीद हो गए, आज तक पता नहीं चला, जांच पूरी नहीं हुई। अब हम इस बात को कहते हैं कि हमें 20 जवानों की शहादत से मतलब है। हमारे देश का एक भी जवान का खून कैसे बहा? इस देश की सरकार को आगे आना होगा और चीन को सबक सिखाना होगा। देश उनके साथ खड़ा है, वो आगे आए, देश उनके साथ। मैं खुद वॉलेंटरली हम ये कहते हैं सरकार से, अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें लद्दाख पे लगाओ, ये कांग्रेसी वहाँ लद्दाख पे लगेंगे और हम चीनियों का मुकाबला करेंगे। हम सब मिलजुल कर चीनियों को हराएंगे। हम क्यों बदला? आज हम पहले कहते थे हम घुसकर मारेंगे, आज हम कह रहे हैं संवाद चल रहा है, घुसकर मारेंगे। इससे सरकार चुनी गई और आज संवाद चल रहा है 1.5 महीने से। कैसा संवाद? इन चीनियों को भगाओ,
अपने अगर हमारी ये ज़मीन में काबिज है तो इन चीनियों को यहाँ से बाहर निकालो। ये हमारे देश की मांग है। 1 भी इंच ज़मीन हमारी चीनियों के हवाले नहीं हो सकती। यह देश की संप्रभुता और अखंडता का सवाल है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को आगे आना चाहिए और पारदर्शिता के तौर पर देश को बताना चाहिए कि आखिर देश ये पूछ रहा है, देश चिंतित है, देश के अंदर उबाल है, देश के अंदर जुनून है और देश चाहता है कि सरकार तुम हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लो। हमारी ज़मीनों को अगर उन्होंने कब्जा किया है तो खाली कराओ, तत्काल खाली कराओ, क्योंकि तुम सरकार में हो और हम तुम्हारे साथ। अलीगढ़ के थाना दादौद क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित दलित युवती का कहना है कि वह जब खेत में शौच के लिए जा रही थी तभी गांव के ही कुछ दिवंग युवकों ने बुरी नीयत से युवती के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई न करने की धमकी दी। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही शहर में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीगढ़ के दादौद क्षेत्र में भी देखने को मिला, जब एक दलित युवती खेत में शौच के लिए गई तो वहां पर घात लगाई कुछ दबंगों द्वारा उस युवती के साथ तमंचे की नोक पर बलात्कार किया गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई न करने के लिए धमकी दी गई और कहा गया अगर पुलिस से शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि दबंग लोग आए दिन हम दलित लोगों का रास्ता रोक देते हैं, रास्ते में मिलकर आए दिन धमकी देते रहते हैं। इसी से पीड़ित युवती आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। हम 3 साढ़े 3 बजे लैट्रिन करने गए तो रवि नाम का लड़का छुपा हुआ बैठा था पहले से, तो हमें पता नहीं था ये छुपा हुआ बैठा है। तो हम लैट्रिन करने जा रहे थे, हमारा पेट खराब हो गया था तो हम गए तो उसने पीछे से आके हमारा मुंह बंद कर लिया रुमाल से। तो हम झगड़ने लगे, चिल्लाने लगे तो उसने हमारे कान पर तमंचा रख लिया। बोला कि चिल्लाई तो जान से मार दूंगा। तो बोला कि चले गए, तो हम उसे तमंचे की नोक पर हम चलने लगे तो हमें बगीचे के पास में ले गया, तो वहाँ ले जाके बलात्कार किया। बलात्कार करते समय बोला कि अगर चिल्लाएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से केशव देव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य श्री गोपेश्वर चतुर्वेदी ने विधि विधान के साथ सेवायात पुजारियों एवं धर्म रक्षा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पूजन किया। श्री गोपेश्वर चतुर्वेदी ने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि में पूजित होने के बाद यह रजत शिला अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि में बनने वाले भव्य मंदिर की नींव में स्थापित होगी। यह हम सभी ब्रजवासियों के लिए गौरवपूर्ण की बात है। ब्रज की माटी की सुगंध अयोध्या श्री रामलला के मंदिर में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद अब यह मौका आया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर के निर्माण हेतु समस्त बाधाओं को पार करने में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे के आज राम जन्मभूमि का जो निर्माण की जो तिथि जो नजदीक आती जा रही है, उतना ही हम लोगों में हर्ष और उल्लास बढ़ता जा रहा है। और ये ब्रजमंडल की एक धरा जो रजतशिला बन जाएगी, वहाँ लगेगी। प्रत्येक ब्रजवासी जब श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेगा और निश्चित ही उसे अपने माटी की खुशबू वहाँ आएगी। सबको अपने एक सेतु की और अपना ये अयोध्या और वृंदावन की जो मिलन की जो रज आपको महसूस होगी वहाँ, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है हम सबके ब्रजवासियों के लिए, सब संत समाज के लिए, क्योंकि ये प्रथम शिला अपनी तरफ से ये वहाँ नींव में रखी जाएगी। बहुत बहुत आनंद का विषय है। थाना सुरीर इलाके के रहने वाले विष्णु पुत्र ओम प्रकाश निवासी नगला जगरूपा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर धर्म परिवर्तन की बात कही। फेसबुक पर पोस्ट देखकर आसपास के लोग और हिंदू नेता उसके घर पहुंच गए और उसके परिवारजनों से पूरे मामले की जानकारी की। जानकारी के बाद विष्णु को थाना खैर इलाके से उसके घर वापस लेकर आई, परंतु उसके फेसबुक पर धर्म परिवर्तन की बात को लेकर सुरीर इलाके में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। करीब 2 साल पूर्व मुस्लिम महिला से शादी भी कर ली थी और अपने घर से अपनी पत्नी के साथ चला गया था। उसने बताया कि मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज थे, जिसके चलते मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुस्लिम धर्म अपनाने की पोस्ट डाली थी, जिससे कि मेरे घर वाले भयभीत हो जाएं और मुझे अपना लें।
और मुझे घर जाने दें, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। परंतु मैं हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहता। सिर्फ घर वालों को डराने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। धर्म परिवर्तन नहीं किया है मैंने। सुनिए, मैंने ये खाली अपने घर के लिए किया है। सुनिए, मैं घर से दोबारा लौट के आ सकूँ। घर वालों को डराने के लिए हाँ जी, सोशल मीडिया पर हाँ जी, वो डाली थी हाँ। आपने पोस्ट, हैं? नहीं, वो तो वकील साहब से पूछ सकते हो। मैंने दोबारा 5,000 रुपये देने के लिए राजी था। सुनिए, हाँ जी, 4,500 रुपये मैं दे चुका हूँ उन्हें। मैं दोबारा से धर्म चेंज करने के लिए 5,000 रुपये देने के लिए तैयार था। मतलब आप मुसलमान बनना चाह रहे थे? हाँ, बनना चाह रहा था, मैं बना नहीं हूँ। सुनिए, दोबारा से चेंज हिंदू धर्म में आने के लिए मैं चेंज 5,000 रुपये देने तैयार। पहले बन गो दोबारा हिंदू धर्म में आवेगा तो मतलब पहले मुसलमान बन चुके हो? नहीं, बना नहीं हो गई। बन चुका है। पैसा दे रहे हो भाई साहब? अच्छा ये बताओ, बन चुका है तो कारण क्या रहा, क्यों जो है मुस्लिम धर्म अपनाया आपने? नहीं, इसमें अपनाया था। सुनी, कछु दिना पीछे फिर टाइम निकाल के वकील से बात करके तुरंत चेंज हो जाता। अच्छा, क्या स्थिति क्या स्थिति कुछ नहीं थी, घर की वजह से, दबाव की वजह से ऐसा नहीं हो कहीं मैं घर नहीं जा पाऊँ। सुनी, किराए पे जिंदगी भर के लिए किराए में रहा हूँ मैं। 4 पैसे कमाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। सभी लोग आए हैं यहाँ पर, क्या निर्णय हुआ है और क्या आप चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ मैं दोबारा से अपने घर आ जाऊँ। योगेश सनोप ओम प्रकाश तोमर, विष्णु सनोप ओम प्रकाश तोमर, नगला जगरूपा, सिकंदरपुर के पास नगला जगरूपा पड़ता है, थाना सुरीर। इस बच्चे ने अपनी स्वयं की इच्छा से शादी की है, जो कि रीति नीति के अनुसार मंदिर में की है, इसकी वार्ताओं के अनुसार। परंतु अपने परिवार वाले इसका असहयोग कर रहे थे। इसको भय था कि मैंने किसी जाति परिवर्तन से शादी की है, क्योंकि मैंने रीति नीति के पिताजी के कहने के अनुसार शादी नहीं की है, इसलिए मुझे घर वाले मुझे घर नहीं रहने देंगे। इसको इतना भय था। भय के कारण इसने किराए पर मकान खैर में ले लिया है। इसने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। परंतु इसकी वार्ता होने के बाद मैं सुरेश जी प्रधानाचार्य टेंटीगाम और पवन बासणे जी भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष जी, क्या निर्णय निकला? और पंकज लवानिया जी, 4-5 लोगों ने आकर के दिनेश मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुरीर, सब लोगों ने बैठ करके इसे 4-5 लोगों ने इससे बात की है। इसने स्पष्ट तौर से बता दिया कि मैंने न धर्म परिवर्तन किया है, मैंने तो केवल अपने परिवार वालों को एक समझाने की दृष्टि से मुझे भयमुक्त न करें, इसलिए मैंने ये धर्म परिवर्तन किया है। न धर्म परिवर्तन किया है न करूँगा, और मुझे रहने के लिए मकान दिया जाए। जो मेरे घर में शेयर आ रहा है उसे शेयर दे दिया जाए, और मैं किसी प्रकार का न धर्म परिवर्तन करूँगा, आराम से रहूँगा, और मुझे दबाव न डालें और मेरी पत्नी को भयभीत न करें। केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क व लाइसेंस समाप्त करने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंडी के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर व्यापार में 1.5% मंडी शुल्क व 0.5% सरचार्ज के विरोध में आज गल्ला मंडी के व्यापारियों द्वारा गोवर्धन स्थित अनाज मंडी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वह चार्ज हटाने का विरोध किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क को समाप्त करने के बाद में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5% मंडी समिति शुल्क और 50% जो विकास शेष है उसका जो शुल्क लगाया है उसका हम विरोध करते हैं। और जो मंडी में अंदर लाइसेंसधारी व्यापारी हैं उनका व्यापार कैसे चल पाएगा। जो व्यापारी बाहर सामान बेचेगा उस पर कोई शुल्क नहीं है, और जो अंदर हमारा व्यापारी है जो पुराने समय से चलती आ रही है और सरकार को राजस्व भी देते हैं ये लोग, इनका लाइसेंस है। लाइसेंसधारी व्यापारी तो परेशान रहेगा सरकार में, और जो बिना व्यापार लाइसेंस के व्यापार बाहर करेगा उस पर ना कोई चेकिंग होगी ना कोई शुल्क होगा। ये सरकार की नीति के हम विरोध में हैं। तो ऐसे में आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है इसको खत्म किया जाए, और व्यापारी के हित में इस बात को रखते हुए इसको मंडी शुल्क को समाप्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए हम कृषि मंडी जो सचिव है अपने, उनके द्वारा हम ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को। तो क्या अधिकारियों से इस विषय में कोई वार्ता हुई है आपकी? वार्ता चल रही है, और पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल द्वारा हर तहसील और नगर स्तर पर, जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। क्या अधिकारियों के द्वारा कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है?
ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ही उत्तर प्रदेश शासन खत्म करेंगे। भारत चीन की मुठभेड़ में शहीद हुए भारत के वीर शहीदों की शहादत में यादव उत्थान समिति मथुरा के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही चीन से बदला लेने की मांग की और भारत सरकार से आग्रह किया कि भारतीय सेना को स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जाए, जिससे हमारी भारतीय सेना अपने वीर शहीदों का बदला ले सके। यादव उत्थान समिति ने शहीदों के परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि यादव उत्थान समिति भारत पूरे तरीके से शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। पानीघाट स्थित विधवा आश्रम मैत्री घर में लॉकडाउन के कारण कार्यरत स्टाफ को अब आश्रम द्वारा समाप्त किया जा रहा है। कार्य करने वाले लोगों के अनुसार मैत्री घर के प्रबंधक समिति को अब इन लोगों को लॉकडाउन के कारण सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय से कर्मचारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, जिसकी उन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की। इस बारे में बताते हुए मैत्री घर की कर्मचारी सेविका ने कहा कि मैं मैत्री में 2011 से कार्यरत हूँ, 22 जून से। अभी मई तक की हमको सैलरी दी है। 17 मई तक मैंने काम किया है, घर पे लैपटॉप था और अभी ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जून से सैलरी नहीं देंगे, तो किस बेस पे सैलरी नहीं देंगे? यहाँ बदनाम कर रहे हैं कि हम सोना चांदी चुरा के ले गए यहाँ से। किस पद पर कार्यरत थी आप यहाँ पर? मैं कोऑर्डिनेटर थी वार्डन पोस्ट पर। अभी लॉकडाउन लगा था, मैडम ने बोला तो बेटा तुम मत आना। बीच में फिर बात ये हुई कि 24 घंटा चल रहा था। मैंने बोला था मैडम मैं 24 घंटे रह लूँगी, मेरी छोटी बच्चे को रह के मैं अलाउ नहीं करूँगी। तो ये मेरी हेडेक है, मैं बच्चे को लेकर रहूँ कैसे भी रहूँ, ये मेरी हेडेक है। अब ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैयाओं का हिसाब किताब है, 90,000 रुपये मेरा अंदर है। आश्रम प्रबंधन क्या कह रहा है? आश्रम प्रबंधन कोई नोटिस वगैरह जारी? आज कोई नोटिस भी नहीं दिया है, केवल फ़ोन पे मैसेज छोड़ दिया है। फ़ोन करके फिर फ़ोन नहीं उठा रही है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक पे से अनफ्रेंड कर दिया है, कॉल उठा नहीं रही हैं। तो हम किससे बात करें? मैंने फ़ोन किया था, मैडम कब तक नहीं जाने दोगी? आपकी सैलरी वगैरह मिल गई जो रुकी हुई सैलरी? मई की मिल गई है हमको, जून की सैलरी नहीं देंगे। तो किस बेस से नहीं देंगे? तो यहाँ से हटाने के लिए बोल रहे हैं? वही एक ही बात है, वही मतलब तो वही निकलता है कि हटाएंगे ये। हम कहाँ जाएंगे? कोई नोटिस दे हमें लिखित में। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं यहाँ के। राधा कुंड का साथ 6 लोगों का स्टाफ है, वहाँ भी हटा दिए। वहाँ भी हटा दिया। फिर यहाँ हमसे कोरोना फैल रहा है, बाहर का स्टाफ अंदर लगा हुआ है। इनकी पूरी साजिश चल रही है वृंदावन में कोरोना फैलाने की। उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और 90 मैयाओं के बीच में वो रह रही है। हमारी आपके जरिए यही मांग है। आप लोगों को यहाँ से जो हटा गया, आपके पद पर कोई और नियुक्त कर दिए? एक इन दोनों के पद की जगह एक लेडीज आई हुई है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। अब संपर्क हुआ आपसे इनसे? कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। संपर्क कहाँ कराएं? और इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है इन लोगों ने हमको। फोन नहीं उठा रही है, कॉल नहीं उठा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। कहाँ जाएं हम? हमने और मर जाओ, जहाँ मरना है तो मरेंगे, तो हम यहीं आग लगाएंगे। और जिसके 4 लोग जिम्मेदार होंगे, एक मुनि महेश, रेखा, शेर सिंह, बिन्नी सिंह। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे क्या देखेंगे? अगर ज्यादा टॉर्चर करेंगे हम यहीं आग लगाएंगे। मरकर क्या करें? मर तो रहे हैं और मरेंगे। आपके साथ साथ कितने जने जो आपके साथ आए हैं? 4 लोग हैं। भरत भैया हैं, भरत सिंह, कमलेश वर्मा है, संजू शर्मा है, मैं यशोदा वर्मा हूँ। ये सब यहीं पे थे? यहीं सब कार्यरत थे। सबको बोले जून से सैलरी नहीं देंगे। ये यहाँ के ओनर कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। क्या नाम है उनका? बिन्नी सिंह है। उनसे आपकी बात हुई? उनसे बात हुई, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं देंगे। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने मैडम हिसाब करने तो जाने दीजिए, कब तक नहीं जाने दो, मेरी मर्जी। मैं मैडम क्या करें, कहाँ मरें? जहाँ मरना है मरो, ये बोल दिया उन्होंने, जहाँ मरना है मरो। मैं मरेंगे तो मैत्री घर पे मरेंगे, कहाँ मरेंगे हम? मथुरा वृंदावन नगर निगम बन जाने के बाद भी हालात जस का तस हैं। नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने के बाद यहां के वांशिदों को कुछ उम्मीदें जगी थी कि पेयजल की आपूर्ति में सुधार होगा, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाली हैं। मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 68 चौबियापाड़ा में मनोहरपुरा से आने वाली 14 इंच की पानी की पाइपलाइन में सफाई के दौरान सैकड़ों क्रिकेट खेलने वाली बॉल, मरे हुए जानवर के अवशेष एवं बल्ला आदि सामान निकला। इस कोरोना काल में जहां आम जनमानस को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए, वहीं इस प्रकार की प्रदूषित नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम बनने के बाद स्थिति में सुधार होगा, लेकिन स्थिति सभी के सामने है। माननीय, कल से यहाँ पर एक इन्होंने कार्य चालू किया है। यहाँ बहुत दिनों से पानी नहीं रहा था इनके घरों में, तो इन्होंने कहा कनेक्शन टूट गए होंगे, क्या हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए इन कर्मचारियों को बुलाया गया, उसको खुलवाया गया, तो ये लाइन पूरी तरह से चौक पड़ी हुई थी। इसके अंदर से कल से यहाँ कार्य चल रहा है। इसके अंदर से बंदर की सिर निकला है इसमें से, और इसमें से मुर्गे की हड्डी निकल रही है, और आधे से ज़्यादा मुर्गा इसके अंदर भी पड़ा हुआ है। इसमें कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा बॉल, 200 से ज़्यादा बॉल निकल चुकी है।
कपड़े निकल रहे हैं और बेड निकला है, साया का साया, पूरा बेड खिलने वाला बेड निकला है इसमें से। आप देख सकते हैं कितनी भयानक गंदगी है इसमें से, कीच, गिल्ली, डंडे, यानी क्या क्या इतना गंदा है यहाँ पर। हम मानते हैं नगर निगम की लापरवाही का नमूना है कि जो पानी सप्लाई के लिए आता है उसमें बोलने ये सीधे प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मान्यवर। हम लोगों को ये कोरोना से बचाव का तरीका बता रहे हैं, इतने हमको पानी पिला रहे हैं गटर का, इससे ही सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने की लाइन यही पड़ी हुई है। देखिए आप, जैसा कि आप स्वयं देख पा रही हैं, यहाँ पे कल से सीवर लाइन उसका पाइपलाइन का काम चल रहा है सफाई का, उसमें बॉल निकल रही हैं, बैट निकल रही हैं, आदमी की पूरी पैंट निकली है, और उसमें बंदर के बच्चे की खोपड़ी निकली है, मुर्गे की टांग निकल रही हैं, और शराब की बोतलें निकल रही हैं इसके अंदर से, लाइन के अंदर से, और पूरी की पूरी लाइन ये जो है चौक पड़ी हुई है अभी तक। और अभी तक ये कार्य बेचारे जो है कल से लगे हुए हैं, कर्मचारी काम पे काम कर रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी, और बेचारे कितनी मेहनत करके निकाल रहे हैं, और निगम का इसकी और अधिकारियों का कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं है। अब ये ऊपर जो हमारे यहाँ से पानी आता है मनोहरपुरा की टंकी से आता है, अभी टंकी जो है ओवरहेड की पूरी खुली हुई पड़ी हुई है, वहाँ पे जो है बच्चे खेलते हैं तो वो सब इसमें जो है चीज़ों को डाल देते हैं। पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम बन गया। क्या कहेंगे कि नगर निगम बनने के बाद ये हालत जस के तस है? जैसी की वैसी हालत है, कोई सुधार ही नहीं है हालत में, और बल्कि जो है हमको पानी तो और ये मारने वाला काम किया जा रहा है, ऐसा पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा है हमारे लिए। पानीगांव मार्ग स्थित राजपुर बांगर में किसी जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राजपुर निवासी भगवान सिंह परिजनों को यह जमीन पट्टे पर दी गई थी। इस जमीन को परिवारी जन कई वर्षों से जोतते हुए आ रहे हैं। खसरा खतौनी में भी भगवान सिंह और उसके पिता का नाम दर्ज है। दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जिलाधिकारी और उच्चाधिकारी से शिकायत करने के बावजूद दबंग जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बारे में पट्टेदार भगवान सिंह और वकील संजय सारस्वत ने बताया कि मेरे पास गए तो इन्होंने कहा था कि हमारी जो इनका केस चल रहा है सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सर ये पेपर भी मेरे पास फाइल थी पूरी, जो कि इनका सिविल कोर्ट से स्टे चल रहा है, जिसमें कि ऑर्डर है 16/5/2005 का कि किसी तरीका से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ज़मीन को से बेदखल ना करें। ये ज़मीन किसकी है? ज़मीन एक्चुअली में क्या है, इनकी पट्टे से ज़मीन आई है, 1949 में पट्टा है इनका, तो उसी से ये जभी से इनके पूर्वज जोतते बोते चले आ रहे हैं। इसमें झोपड़ी और मवेशियाँ बांधते थे ये लोग। तो इन्होंने इसकी मतलब जो है उसमें ग्राम पंचायत में चढ़वाई नहीं है अपनी ज़मीन को? और उस समय से इनका खसरा में भी दर्ज आया है नाम ग्राम सभा, परंतु खतौनी में दर्ज इसीलिए इनका केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। तो इसमें क्या स्थिति है किसकी? केस में एक तरफा डिग्री हुआ है कलेक्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो इसमें भगवान सिंह जी ने कराया जी सरकार के खिलाफ? हाँ, भगवान सिंह और इनके भाई। तो आपने इसकी पुलिस में शिकायत की कि नहीं? पुलिस में इन्होंने जिलाधिकारी के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है, तो उन्होंने और SDM के लिए, सभी के लिए महोदय के यहाँ प्रार्थना। तो इस समय ज़मीन पर क्या हो रहा है? ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। मथुरा वृंदावन नगर निगम अब उन मोहल्ले के लोगों की प्यास बुझाएगा जहां पीने के लिए मीठा जल नहीं पहुंच रहा। परिक्रमा मार्ग स्थित सूरज घाट पर लगभग 7,50,000 की लागत से एक बोरिंग का शिलान्यास किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद मुन्ना लाल निषाद, शहर मंडल अध्यक्ष विनीत शर्मा और कार्यकर्ताओं ने विधिवत भूमि पूजन कर बोरिंग के कार्य का शुभारंभ किया। बोरिंग का कार्य लगभग 3 दिन में पूरा हो जाएगा, जिससे बिहारीपुरा, बमनपुरी, पुरोहित अखाड़ा, अष्टसखी आदि मोहल्ले के लोगों को पीने का मीठा जल प्राप्त हो सकेगा। इस बारे में बताते हुए मंडल अध्यक्ष विनीत शर्मा ने कहा कि नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा एक बोरिंग का यहाँ पे किया गया है। बांके बिहारी मंदिर का जो ऊंचा क्षेत्र था, तो संपूर्ण क्षेत्र में जल की समस्या थी, और माननीय मंत्री जी ने, हमारे यहाँ के पार्षद ने, आदरणीय मुन्ना लाल निषाद, वैभव ने, सबको मिल के यहाँ पे बोरिंग की व्यवस्था यहाँ करी है। इससे संपूर्ण क्षेत्र में जल की व्यवस्था जो है वो पूरी प्रॉपर होगी, और जिससे पानी की जो शॉर्टेज थी या दिक्कत खत्म हो जाएगी।
काम कितने में पूरा हो जाएगा? ये काम अभी 3 से 4 दिन का लगभग है और करीब 7-7.5 लाख रुपए का ये काम है बोरिंग। इससे कितनी आबादी को मतलब प्यास हो जाएगी लोगों को? ये पूरा जो एरिया बिहारीपुरा वाला जो एरिया है जो ऊंचाई पे है स्थित, उन सबको पानी जल की सुविधा जो जाए वो इसलिए जो है यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। वार्ड नंबर 44 के गौरानगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासी प्रिया यादव, जो कि बॉलीवुड में अभिनेत्री हैं, इन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सांसद हेमा मालिनी, मंत्री श्रीकांत शर्मा, नगर निगम जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर स्थानीय पार्षद ने आपत्ति जताते हुए अपने परिजनों के साथ प्रिया यादव के साथ बदसलूकी की और उनके घर पर हमला भी किया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना कोतवाली में गुरुवार को लिखवाई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मामले को विस्तार से बताते हुए प्रिया यादव ने कहा कि सर, ये मामला 4-5 दिन पहले से शुरू हुआ था। मामला ये था कि यहाँ की सड़क, यहाँ का ये जो पार्षद है लीला ठाकुर जी, इन्होंने क्या किया था, अपने घर की जो सड़क थी वो पक्की बनवाई थी और उसके आगे की सड़क जो थी उसको क्रेशर मिट्टी और गिट्टी के साथ में बनवाई गई थी। तो मैंने इस बात का एक्शन लिया, मैंने इनसे ये पूछताछ किया कि भाई ऐसा क्यों किया आपने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और हमारे परिवार में गाली गलौज दी नहीं जाती है। उन्होंने जब गाली गलौज कर दी तो फिर और थोड़ा शक्ति से हुआ, हम लोगों ने भी थोड़ा बोला, लेकिन सिर्फ बात की बात बोली हमने। इस पर क्या हुआ है, मोहल्ले वाला कोई बोलेगा नहीं क्योंकि सभी लोग डरते हैं इनके आतंक से। इस वजह से ये फिर इनको इनकी वाइफ, इनके बच्चे लोगों ने घर में अंदर ले गए। इसके बाद में रात में लगभग 10:30 या 11 बजे का, मुझे टाइम नहीं ध्यान है, उस समय इनका भाई खज्जो ठाकुर और लीला ठाकुर, उनका पूरा परिवार, मेरे पास एक वीडियो है, मैं उस वीडियो को आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। उस वीडियो उसमें इन्होंने क्या किया है कि मेरे गेट तक आए हैं, मुझे गाली गलौज दी है। जब इनका भाई भागने लगा था पुलिस के आने से पहले, तो इनकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे इनके लड़के ने मुझे ईंट उठा करके मारने की भी कोशिश की थी, फिर भी लोगों ने रोक लिया। इसके बाद में ऐसा ही तक बात गई, बात होने के बाद में फिर जैसे तैसे करके मामला ख़त्म हुआ। लेकिन चूँकि बात सड़क की थी तो मैंने इस चीज़ को हेमा मालिनी जी को व्हाट्सअप की थी, सारी चीज़ें, सारी डिटेल उनको व्हाट्सअप किया था। तो फिर जनार्दन जी तक बात आई थी, फिर उन्होंने आगे सारी कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। कल यहाँ पर नगर निगम के लोग आए थे, सड़क देख के उन्होंने खुद कह दिया था कि सड़क सही नहीं थी, सही नहीं है। तो आज सड़क की रेशो की पूरी कार्रवाई होने वाली थी, आज से पूरा टेस्ट होता है इनका भी। ये टेस्ट होने से पहले आज क्या हुआ है, मुझे सुबह से लेडी पॉलिटिक्स चली जा रही थी कि लीला ठाकुर उनके यहाँ पे किराएदार है, चमकनी का पति, नाम मुझे नहीं पता है, उर्मिला नाम है उनका किराएदार का। तो उनका जो पति है वो दोनों लोग, लीला ठाकुर, वो दोनों लोग स्कूटी से निकल गए। इसके बाद में औरतों ने, घर की जितनी औरतें, लेडी, लड़कियां जो भी थी, किराएदार के बच्चे अच्छे, इन सब लोगों ने सुबह से मुझे गाली गलौज दे करके परेशान कर दिया था। मतलब इतना कि मुझे इतना ज़्यादा उकसाया जा रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोली थी। मैं कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू किया ताकि मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही लोग यहाँ पे अकेले रहते, अपने प्रूफ के लिए, यहाँ पे जनता तो नहीं बोलने वाली किसी के भी पक्ष में, तो मैं अपने प्रूफ के लिए ये वीडियो बना रही थी। इस पर भी ये शांत नहीं हुआ, तो इनके घर की औरतों ने आकर के मेरे गेट पर ईंट मारा है या लात मारी है, क्या मारा है पता नहीं मुझे। मैं बाहर निकली तो मैंने वीडियो बनाना और शुरू किया। उसी समय इनके किराएदार की लड़की एक कविता, उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और छीन करके अंदर ले गई। सभी लोग अंदर निकल गए, मैं मोबाइल मांगती रही, किसी ने नहीं दिया ला करके। तो मैं थाने गई, थाने में मैंने कंप्लेंट करवाई और इस सारी चीज़ों का प्रकरण मैंने क्या नाम है, जनार्दन सर को भी मैंने दे दिया था। फिर इन्होंने क्या किया है, अभी एसआई के थ्रू मेरा मोबाइल वापस आया। जब मैंने मोबाइल चेक किया है तो उसे सड़क की सारी फ़ोटो, जितना उस दिन का वीडियो था, जो मेरा आज का वीडियो था, वो सब कुछ डिलीट कर दिया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा वापस आएगा और मैं वापस इस बात का एक्शन लूँगी, तेज़ी से लूँगी, क्योंकि आज का वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया? जी हाँ, मैंने कंप्लेंट कर दी है। और नगर निगम में कंप्लेंट कर दिया आपने? नगर निगम उस समय खुली नहीं थी।
डीग कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों में जयपुर विद्युत निगम कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार यादव, सहायक अभियंता बच्चू सिंह, भरतपुर पीतम सिंह नगर के नेतृत्व में टीम बनाकर जयपुर विद्युत निगम के सतर्कता दल ने छापा मार कार्रवाई की गई। कनिष्ठ अभियंता अमित भारद्वाज ने बताया कि जयपुर विद्युत निगम के सतर्कता दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरी करते हुए लोगों की कार्रवाई पूछरी, बहजगांव कस्बा में सेठी मोहल्ला, बूढ़ा गेट, रिको एरिया सहित दर्जनों जगह छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 लाख से अधिक की चोरी करने वाले लोगों की BCR भरी गई। लोगों ने BCR नहीं जमा कराया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान बिजली की चोरी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। 18 जून 2020 को डीग उपखंड में विद्युत चोरों को पकड़ने के लिए बाहर से टीमें आई, जैसे कुमेर, डीग, भरतपुर और नगर से। तो डी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गोवर्धन मोड़, पूछरी का लोठा गांव, बहजगांव, बूढ़ा गेट, नगर रोड, रिको कॉलोनी और यहाँ पे लाला वाली गली, यहाँ पे बिजली चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा और 14 बिजली चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा और इनका जुर्माना लगा है 2 लाख से ऊपर का। जमा नहीं होगा तो FIR दर्ज होगी। रूपवास कस्बे के रामचरण गोयल उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की शेष परीक्षा शुरू हो गई, जिसका समय सुबह 8:30 से 11:45 था। आज गणित विषय का पेपर हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पहले से ही समस्त तैयारियां पूरी कर ली थी। परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर और प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। इसी के साथ पेपर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का प्रयोग, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराकर परीक्षा केंद्र पर जाने दिया गया। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात रहे। आज की परीक्षा बोर्ड से प्राप्त सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के अनुसार आयोजित की जा रही है। केंद्र पर 88 बच्चे आज एनरोल्ड है। एक पुराना एब्सेंट चला आ रहा है, 87 होंगे मैं समझता हूँ अभी। अच्छा, कर्मचारियों की साहब? कर्मचारियों की संख्या है 9 वीक्षक, 1 केंद्राधीक्षक, 1 अतिरिक्त केंद्राधीक्षक। अलीगढ़ के महावीरगंज में आज एक जेब कतरे को उसके साथी सहित लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना उस समय हुई जब एक दुकानदार पेमेंट लेकर आ रहा था। बाजार में भीड़ होने की वजह से एक जगह खड़ा हो गया, जिसके बाद उसकी जेब से पैसे निकालने के लिए किसी ने जेब में हाथ डाल दिया। दुकानदार को कुछ महसूस हुआ तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद जेब कतरे की लोगों ने पिटाई की। वहां मौजूद उसके एक साथी ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसको भी लोगों के द्वारा पिटाई की गई। बाद में लोगों ने जेब कतरे को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साहब, बाजार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण चोरों के मजे आ रहे हैं और जो एक बाजार का बाहर का व्यापारी अपना पेमेंट लेके जा रहा था और उसमें उसने चोरों ने उसकी जेब में हाथ डाला और वो पकड़ा गया। बाजार वालों ने, कुछ दुकानदारों ने पकड़ लिया, उसको खूब पिटाई लगाई और वो चोरों के मजे आ रहे हैं। इसमें पुलिस वाले यहाँ पे जाम इतना लगा रहता है, कोई जो है वो नहीं है व्यवस्था और चोरों के मजे आ रहे हैं इस समय और भूखमरी फैल रही है। क्या होगा? धर्म रक्षा संघ की ओर से वात्सल्य ग्राम वृंदावन में साध्वी ऋतंबरा दीदी मां के द्वारा धर्म रक्षा संघ की ओर से निर्मित रजत शिला का पूजन विधि विधान से किया गया। दीदी मां साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि ब्रज की रज से निर्मित रजत शिला में ब्रज के सभी लोगों की भावना और आस्था जुड़ी है। यह रजत शिला ब्रज और अयोध्या के बीच में भावनाओं के सेतुओं का निर्माण करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अनेकों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, आज वह शुभ दिन आ चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज मेरा परम सौभाग्य है धर्म रक्षा संघ वृंदावन धाम के माध्यम से प्रभु राम उनके श्री चरणों में जो भव्य मंदिर, जिसके लिए भारत के कोटि कोटि लोगों ने, शूरों ने, वीरों ने, संतों ने अपना बलिदान दिया, अपने तप जनित पुण्यों को समर्पित किया और भारत की संपूर्ण जन चेतना को जागृत करके एक जन मेदिनी का निर्माण किया। और पहली बार संसार ने देखा कि हिंदू जाति जब अपने संकल्पों को समर्पित होती है तो कैसे दृढ़ता से उनको साकार करती है। वही चिर प्रतीक्षित जो समय था वो समय आ गया। भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है
और धर्म रक्षा संघ के द्वारा व्रज के कणों से, व्रज रज से निर्मित शिला जो है आज वात्सल्य ग्राम आई है और उसका पूजन करके मैं धन्य हो गई हूँ। और ये जो व्रज रज से निर्मित शिला है जो चांदी के पत्रे में आवृत की गई है, ये व्रज के जन जन की भावना है, ये व्रज का तप है, ये व्रज की वो भक्ति है जो अयोध्या जा रही है। और इसके माध्यम से श्री अयोध्या धाम और श्री वृंदावन धाम का जो सेतु है वो निर्मित हो रहा है। संत ही हैं जो समाज को जोड़ते हैं, संप्रदाय चाहे कोई भी हो। हम माँ भारती के पुत्र हैं और धर्म की ध्वजा धारण किए हुए हैं। आज देश के अंदर जिस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं धर्म रक्षा संघ के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देती हूँ कि आप धर्म की भावना को जागृत कर रहे हैं। भटके हुए नौजवान जब धर्म की शीतल छाया में आएंगे तभी वो जीवन के पाथे को पा सकेंगे, नहीं तो बिखरेंगे, टूटेंगे, आत्महत्याएं उनको इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो धर्म रक्षा संघ का जो इतना सुंदर जगर मगर करता दीप है, आज मैंने भी उसमें अपने समर्पण का थोड़ा सा तेल समर्पित करके अपने को धन्य समझा। हमारे बीच में हमारे आचार्य जी बैठे हैं, संत जन बैठे हैं और वात्सल्य के आंगन में आज मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं समझती हूँ कि ईश्वर निमित्त बनाते हैं हमें सद्कार्यों के लिए, और धर्म की रक्षा, परंपरा की रक्षा, और उसके लिए तेजस्विता की भी ज़रूरत पड़े तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।